हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का नए सेशन में। तो चलिए आज की क्लास आगे की ओर प्रारंभ करते हैं। कल के क्लास में कुछ वेक्टर का पढ़े थे थ्योरी, आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे जिसका नाम नहीं है दो सदिश का बराबर होना। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ेंगे कि दो सदिश का बराबर होना। दो सदिश का बराबर होना मतलब इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर। यहाँ लिखा हुआ है दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर बराबर होंगे जब दोस्तों तीन कंडीशन दिया हुआ है। उनके परिमाण मापांक बराबर हो तब हो सकता है, या उनकी दिशा समान हो, या उनकी आधारगत रेखाएं एक हो या समांतर हो। ठीक है दोस्तों, इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए आगे की ओर हम समझाते हैं। थोड़ा सा दोस्तों मैं फैन चालू कर लेता हूँ। ठीक है, चालू हो गया है। चलिए तो जब चालू हो गया है तो आगे चलते हैं। फर्स्ट में है उनके परिमाण यानी कि मापांक बराबर हो, जैसे कि ए वेक्टर है बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया। और दूसरी है उनकी दिशा समान हो, और नंबर 3 में है उनकी आधारगत रेखाएं एक हो या समांतर हो। तो चलिए हम इसको समझाते हैं दोस्तों। कैसे समझिएगा, हम इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं एग्जाम्पल लेके। जैसे कोई वेक्टर है, जैसे कि ये कोई वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, ये वेक्टर ए है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5। एक वेक्टर ई है, ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 4। दिशा तो समान है, दिशा इधर की ओर है, ये L2 हो गया। ठीक है, दिशा समान है लेकिन मैग्नीट्यूड का मान बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल नहीं होगा। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नंबर 2 में एग्जाम्पल लेते हैं, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर और ले लेते हैं, इसकी दिशा इधर है। ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 4 है। तो मैग्नीट्यूड का मान तो समान है लेकिन दिशा अलग अलग है, इसलिए ए भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 3 में एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए है। ठीक है दोस्तों, वेक्टर बी है बराबर 5 है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5। तो क्या ए हो सकता है? ए हो सकता है। ठीक है, दिशा भी सेम है और मैग्नीट्यूड का मान है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, नंबर 4 करके। तो जैसा कि हम लेते हैं, यहाँ से डॉटेड लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से एक वेक्टर ए हो गया, इसका मैग्नीट्यूड का मान है 6। एक वेक्टर ए है बी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 6 है, तो ए भी आपका हो सकता है। क्या कर रहा है? उनकी दिशा समान हो। नंबर थर्ड में है उनकी आधारगत रेखाएं एक हो या समांतर, तो एक पर भी रहेगा मैग्नीट्यूड का मान सेम रहेगा। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है शायद। ठीक है, उसको हम सही कर देते हैं। 4th नंबर वाले एग्जाम्पल नहीं है तो इसको मिटार के 4th नंबर एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, 4th नंबर एग्जाम्पल है दोस्तों, एक डॉटेड लाइन है। ठीक है, यहाँ से एक है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 6। यहाँ वेक्टर बी है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 6। ए भी हो सकता है। ठीक है, क्या कर रहा है? उनके आधारगत रेखाएं एक हो या समांतर, तो एक ही लाइन पर है।
ठीक है, तो ये भी हो सकता है, और ये तो समांतर वाला बता दिए हैं। तो चलिए दोस्त, यहाँ से आगे हम चलेंगे तो सदिश का जोड़ आएगा, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर। तो चलिए सदिश का जोड़ भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या आएगा दोस्तों? एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिश का जोड़, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है दोस्तों, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो चलिए इसको बारे में हम जानते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो दोस्तों इसको हम समझाते हैं। कोई वेक्टर जैसे कि वेक्टर ए है, ठीक है, एक ऐसा है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा है, वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है दोस्तों, तो इसको जोड़ेंगे कैसे? इसको जोड़ना है ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नंबर 1 में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले ए कर रहा है तो वेक्टर ए कर देंगे, ये वेक्टर हो गया। ई इसका तीर पर इसका पूछ रखेंगे, ठीक है, बी वेक्टर का, तो यहाँ रख देंगे इस तरह है, ये बी वेक्टर हो गया। और यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसको मिलाएं तो हम इसी को बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर के वो आगे रखेंगे, उसके बाद इसके तीर पर बी वेक्टर का पूछ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से मिलेगा उसी को ए वेक्टर और बी वेक्टर कहते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नंबर 2 में ले लेते हैं। देखिए नंबर 2 रहेगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। क्या रहेगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसको कैसे दर्शाएंगे? तो पहले बी कह रहा है तो पहले बी ले लेते हैं इस तरह, उसके बाद क्या कर रहा है? ए कह रहा है, ठीक है। तो ए इसके पूछ पर, इसके तीर पर ए का पूछ रखेंगे, तो ए का पूछ रखेंगे तो ए ऐसे हो गया। अब यहाँ से हम मिलाएंगे इसको, ठीक है दोस्तों, हम इसको मिलाते हैं। तो यहाँ से मिलाएंगे तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कौन होगा? तो बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा। इतना तक बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और देगा, अगर नंबर 3 में देख लेते हैं, अगर दे देगा आपको ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर निकालने का, तो कैसे निकलेगा? अगर माइनस रहेगा तो देखिए माइनस होता नहीं है, माइनस तो बनाया जाता है। जैसे आप लोग को दिया जाएगा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो क्या है तो प्लस ही। तो अगर माइनस बी वेक्टर है तो इसको डायरेक्शन चेंज करना होगा, ऊपर जा रहा है तो नीचे होगा, तो इसका डायरेक्शन हम नीचे की ओर कर देते हैं, तो यही हुआ माइनस बी वेक्टर। तो चलिए अब जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो ए लेना है, वेक्टर ए ले लिए, इसकी पूछ पर रखना है माइनस बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर ऐसे की ओर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ए तो हो गया ए वेक्टर, और यहाँ भी लिख लेते हैं, ई तो बी वेक्टर है, ई ए वेक्टर है, ई तो ए वेक्टर है, ई माइनस बी वेक्टर है, तो हमें ए माइनस बी ए हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर। अब समझ में आ गया होगा कि कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना तक बिल्कुल सभी लोग को समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर।
तो बोलिए इतना तक सभी को समझ में आ गया? समझ गया तो ओके करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर का जोड़ तो सीख लिए कैसे जोड़ा जाता है, और आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं आगे की ओर क्या है। इतना तक तो हो ही गया। आगे हम चलते हैं। यदि स्टार मार्क करके लिखिए, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप तथा b वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हो तो देख लेता हूँ क्या है। हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस थ्योरी का समझाते हैं। जब इस तरह का रहेगा और जोड़ है, ठीक है, ये बी वेक्टर बी है, ये वेक्टर क्या है, बी है, अब वेक्टर ए दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम जोड़ के सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे जोड़ा जाएगा उसको हम समझाते हैं। तो यहाँ पहले लिख लेना है ए वेक्टर। क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए कितना है, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं है। प्लस बी वेक्टर लिख देंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो इतना तक तो सभी को समझ में आ ही गया। अब क्या करना है, आई वाला को आई वाला के साथ जोड़ेंगे। तो आई वाला के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा। x1 प्लस x2 आई कैप हो जाएगा प्लस y1 प्लस y2 j कैप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस z1 प्लस z2 इज इक्वल टू k कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार से जोड़ना है आप लोग को। तो जोड़ तो समझा दिए कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए इस पर कुछ हम प्रश्न लेंगे। पहले इसका फटाफट तो स्क्रीनशॉट लीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया तो बोलिए। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया तो आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देता हूँ मैं, कि जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है दोस्तों, और तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर। दोस्तों इसको हमें निकालना है। तो चलिए हम इसको कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। थ्योरी तो बता दिए, अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया तो इसको हम सोल्व करते हैं। पहले ए वेक्टर लिख लेना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वेक्टर ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है। ठीक है, और प्लस में क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो आई वाला को आई वाला के साथ जोड़ना है, और जे वाला को जे वाला के। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5i कैप हो जाएगा।
और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस का 7 जे कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2 3 के कैप हो जाएगा। दोस्तों इतना तक किसी का कोई समस्या, किसी का भी कोई समस्या? थोड़ा सा मैं फैन को बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा जोड़। चलिए और कुछ एग्जांपल लेकर मैं सोल्व करता हूँ। कुछ और एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। जैसा कि हो गया, थोड़ा मैं फैन चालू ही रहने देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है बंद करने से। ठीक है दोस्तों, तो कुछ प्रश्न लेकर सॉल्व करता हूँ मैं। जैसे कि एक हो गया, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप तथा हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप हो तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम निकालते हैं। तो पहले तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b कर रहा है, सोल्व कर देता हूँ मैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना सभी को? सभी को समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो और आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4i कैप हो जाएगा प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलेंगे तो 4i कैप हो जाएगा प्लस 3j कैप हो जाएगा प्लस 5k कैप हो जाएगा। अब माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप हो जाएगा। ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। जब इतना तक समझ में आ गया तो i वाला के साथ जोड़े तो 4 में से 3 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ i कैप बच जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का j कैप बचेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 क्यों हो जाएगा, प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 0 क्यों हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं i कैप प्लस j कैप। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी को। तो चलिए अब और आगे चलते हैं, जिसका नाम है पोजीशन ऑफ वेक्टर, स्थिति सदिश। हमें उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए और आगे चलते हैं, क्या है, पोजीशन ऑफ वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, पोजीशन को स्पेलिंग भी नहीं आता है हमको, पोजीशन ऑफ वेक्टर। ठीक है दोस्तों, स्थिति सदिश, थोड़ा सा स्थिति सदिश के बारे में जान लेते हैं। मज़ा आ रहा है ना क्लास करने में? बिल्कुल सभी को मज़ा आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब मज़ा आ ही रहा है तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे की ओर, बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा। तो स्थिति सदिश क्या कर रहा है, कोई बिंदु है, जैसे पूरा डिफिनीशन लिख देता हूँ। जैसे कोई बिंदु P का थोड़ा सा, कोई जैसे बिंदु है, कोई बिंदु P के, मतलब P का स्थिति
स्थिति सदिश का तात्पर्य है कि स्थिति सदिश का तात्पर्य वेक्टर थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। वेक्टर P नहीं, कोई बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर P का तात्पर्य OP वेक्टर से हो। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। जहाँ क्या हो जाएगा, O प्रारंभिक बिंदु हो तथा P अंतिम बिंदु हो। चलिए हम इसको समझाते हैं। कोई बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर P का तात्पर्य मतलब कि OP वेक्टर से। जैसे कोई बिंदु A देगा तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा OA वेक्टर। ठीक है, अब कैसे होगा, या कोई बिंदु P दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा OB वेक्टर। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो कैसे होता है तो चलते हैं देख लेते हैं कैसे होगा। तो कोई जैसे एक ले लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो इसको तो हम आई कैप बोलते हैं, इसको जे कैप बोलते हैं, कल के क्लास में समझाए हैं। इसको जेड कैप बोलते हैं, जेड कैप नहीं के कैप। ठीक है, अब कोई बिंदु हम लिए हैं पी है, यहाँ ओरिजिन पॉइंट से मिला देते हैं यानी कि ओ से। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। एक कोई बिंदु P है, ठीक है, इसका x1 y1 और z1 है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। x1 y1 z1 है इसका बिंदु है। ठीक है, तब ये तो O हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, O से P, तो OP वेक्टर। बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक O से P है तो कल समझाए तो OP वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर है तो OP वेक्टर हो गया। इतना तक किसी का कोई समस्या एतराज नहीं होना चाहिए। तो जब इतना हो गया तो यहाँ से P है अकेले, तो P को ओरिजिन पॉइंट तो है, तो यहाँ से वेक्टर जा रहा है कहाँ, P तक, यानी कि OP हो जाएगा। तो इसी को लिखने आना चाहिए। ठीक है, OP वेक्टर कल हम बताए थे। तो OP वेक्टर नियामक के साथ आई जे कैप लगा देंगे। तो नियामक है x1, तो x1 आई कैप हो जाएगा प्लस y1 हो जाएगा जे कैप प्लस z1 के कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ में आना चाहिए। OP वेक्टर यहाँ जो भी रहेगा वो हो जाएगा, यानी कि कोई बिंदु यहाँ है B है। ठीक है, तो ये B से जाएगा ना, तो B के जो बिंदु रहेगा उसको ले लेना है। ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान में रखिए कि कोई बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर P का तात्पर्य OP से है, यानी कि कोई वेक्टर A दे देगा, इसको OA वेक्टर आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि उसका ओरिजिन पॉइंट O हो सकता है, क्योंकि मिलाएंगे तो O से ही जाएगा। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु से ही जाएगा, उसका प्रारंभिक बिंदु 0 ही होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तक समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या लिख लीजिएगा वीडियो को बैक करके। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया जाए जो कि समझ में आ जाए। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया कोई बिंदु दिया हुआ है, जैसे कोई बिंदु P है। ठीक है, तो इसका नियामक दिया हुआ है 3 -2 4। तो इसका नियामक क्या होगा, मतलब कि इसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर तो बताए हैं कि OP से हो जाएगा, OP वेक्टर से। तो इसका तो हम लिखेला बताए हैं कि कैसे लिखा जाता है वेक्टर के रूप में। तो वेक्टर के रूप में लिखेंगे 3 आई कैप प्लस -2 जे कैप हो जाएगा प्लस 4 के कैप हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 4 के कैप।
अब आप लोग को बिंदु से सदिश बनाना आ गया। इसी को स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब कोई भी बिंदु दे देगा A 3 2 4, तो इसको पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे? तो इसको पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, कहेंगे कि ये तो हलवा है। क्या है? हलवा। क्या है दोस्तों? हलवा। तो क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो हमें उम्मीद है कि इतना तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आगे चलते हैं, एक चीज़ लेते हैं। जैसे एक चीज़ लिया जाए दोस्तों, ले लेते हैं कोई वेक्टर है ए बी। ठीक है, ए बी वेक्टर, तो इसको जानते हैं क्या लिखते हैं? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए। आगे वाला थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। पीछे वाला है आगे और आगे वाला पीछे। ठीक है दोस्तों, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यदि रहेगा पी क्यू वेक्टर, तो यहाँ ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा माइनस ओ पी वेक्टर हो जाएगा। मतलब कि पीछे वाला है आगे और आगे वाला पीछे। पीछे क्यू है तो यहाँ आगे हो जाएगा, यहाँ पीछे पी है तो मतलब आगे पी है तो पीछे पी हो जाएगा। ऐसा क्यों? दिमाग में तो होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। पहले इस सभी को हम पहले तो मिटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम पहले क्या करेंगे? मिटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिटा लेते हैं। मैं थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ, इसको मिटा लेता हूँ मैं। आगे की ओर हम ज़रूर बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल क्लास नहीं छोड़ना है। अब चलते हैं दो बिंदु के स्थिति सदिश। एक बिंदु के तो स्थिति सदिश निकाल लिए, अब दो बिंदु के स्थिति सदिश। दो बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, अब इसका क्या होगा? जब दो बिंदु का स्थिति सदिश हम जान लेंगे, उसके बाद तो हम सारा खेल ही समझ लेंगे। कोई बिंदु ले लेता हूँ मैं, जैसे कोई बिंदु P तथा Q, P तथा Q के स्थिति सदिश का तात्पर्य वेक्टर PQ से है। ठीक है, जहाँ P प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक क्या है? P है प्रारंभिक बिंदु तथा Q है Q अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु है। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या है? P है जो प्रारंभिक बिंदु है, Q है जो लास्ट बिंदु है, यानी कि अंतिम बिंदु। तो इसको चलिए हम समझते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन से। यहाँ डायरेक्शन हो गया, ये तो Z हो गया, ये Y हो गया, यहाँ X हो गया। ये तो ओरिजिन पॉइंट है, वो हो जाएगा। जैसे कोई एक वेक्टर है, यहाँ से हम वेक्टर ले लेता हूँ। ये जो है Q है, ये है P है, दोनों तो वेक्टर है P Q। यहाँ हम ओरिजिन पॉइंट से मिला देते हैं इसको तो हम मिला दिए।
तो इसको मिला दिए, तो यहाँ से ई ओ पी बन गया, तो ई ओ पी वेक्टर हो गया। ये तो पी क्यू वेक्टर है ही, यहाँ हो गया ओ क्यू वेक्टर। इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे हम इसको ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, इसका तीर है, इसका पूछ है, यानी कि ये दोनों आपस में प्लस है, उसके बराबर ही है। तो हम इसको इतना बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ओ क्यू प्लस पी क्यू। ठीक है, बिल्कुल यहाँ लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ हम लिख सकते हैं, ई हो जाएगा क्या, ओ क्यू वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, क्योंकि एडिशन ऑफ जोड़ में हम बताए हैं जोड़, जैसे जिसका तीर पर रहेगा वो प्लस होगा ना, तो ई डायरेक्शन तो प्लस में हो जाएगा, और वैसे ओ पी वेक्टर है। ठीक है, तो और आगे की ओर हम समझ लेते हैं कैसे हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे ओ पी वेक्टर। ओ पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। इतना तक किसी का कोई समस्या, ओ पी वेक्टर बराबर ओ क्यू प्लस पी क्यू तो होगा। और क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं एक चीज़ के लिए, इसको इस तरह भेज दीजिए, तो ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर। इतना तक समझ में आ गया होगा। तो और आगे चलेंगे तो पी क्यू के इस तरफ कर लेंगे, बराबर ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर। पोजीशन वेक्टर दो बिंदुओं को तो निकालने आ गया, कैसे होगा, पी क्यू वेक्टर यहाँ देखिए तात्पर्य है पी क्यू वेक्टर से, तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा। अब एक चीज़ मैं अभी बताया हूँ कि अगर ए बी वेक्टर है तो इसको लिखते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब कि पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। और बताए थे कि पी क्यू वेक्टर बराबर होता है ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर। देखिए हम एक्सप्लेन कर दिए, आया ना, ओ पी माइनस ओ क्यू, जिसका मतलब क्यों, उसका मतलब भी था एक्सप्लेनेशन। तो अब एक चीज़ लिखना जानिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो पहले तो हम इसको मिटा देंगे, उसके बाद कुछ समझाते हैं। आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन 45 मिनट के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दे दिया जाएगा बी सी वेक्टर। तो इसको कैसे लिखना चाहिए, लिखे आना चाहिए, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अगर लिख दिया जाए डी सी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर माइनस का डी सी वेक्टर। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग लिखना जान गए होंगे। जब लिखना जान गए हैं तो चलिए आगे की ओर मैं चलता हूँ। एक चीज़ और नहीं समझाएं, एक चीज़ और समझा लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा के। जैसा कि ए बी वेक्टर है, ठीक है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर होता है, यानी कि पी क्यू वेक्टर बराबर माइनस क्यू पी वेक्टर होगा। अब ऐसा क्यों होगा, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो जैसे चलते हैं पी क्यू बराबर, अभी क्या हम एक्सप्लेन किए, पी क्यू बराबर ओ पी माइनस ओ क्यू, इतना तो एक्सप्लेन किए। तो इसको क्या करेंगे, पी क्यू वेक्टर, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ओ क्यू हो जाएगा माइनस ओ पी। ठीक है, ओ क्यू माइनस ओ पी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ओ क्यू माइनस ओ पी, तो लिख सकते हैं क्यू पी वेक्टर लिख सकते हैं। क्यू पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आगे वाला पीछे वाला आगे, तो पीछे वाला आगे हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। लिखेला तो समझा दिए हैं, तो क्या इस जगह पर
पी क्यू हो गया पी क्यू फैक्टर, इस जगह पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू पी हो जाएगा। जब उल्टा होगा तो माइनस क्यों हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर दिया हूँ, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ए बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर बराबर माइनस बी ए होता है, माइनस बी ए वेक्टर। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ कैसे हुआ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। चलिए तो और आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर कुछ ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, उसके बाद आगे की ओर चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आगे की ओर कुछ एग्जाम्पल लेकर बढ़ता हूँ। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। क्या है एग्जाम्पल में है दोस्तों, यदि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। यदि यदि ए वेक्टर दिया हुआ है बराबर में है ओ ए दिया हुआ है, ओ ए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा ओ बी है, ओ बी है 2i कैप प्लस 3j प्लस k कैप है, तो ए बी वेक्टर ज्ञात करना है। तो ए बी वेक्टर निकालने का तरीका हम बता चुके हैं, कैसे बता चुके हैं ये आप समझिए। तो दोस्तों कैसे बताए हैं देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना सभी कोई को, बिल्कुल। तो ए बी वेक्टर लिखने के लिए हम बताए हैं ओ बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी में से ओ ए घटा दो, तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस 3i प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 2 में से 3 जाएगा तो माइनस i कैप हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा प्लस j हो जाएगा, k में से k जाएगा 0 k कैप हो जाएगा, यानी कि माइनस j प्लस i प्लस j हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा इतना तक। मुझे उम्मीद है कि और एग्जाम्पल से समझाना ना पड़ेगा, क्योंकि इतना से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और बचता है, एक चीज़ उसके बाद आप लोग का 50% एग्ज़ाम वाला प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको चलिए सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या है डायरेक्शन रेशियो, यानी कि दिक् अनुपात है। क्या है दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है तो इसको मैं समझा लेता हूँ। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, यदि कोई वेक्टर है, ठीक है, यदि कोई वेक्टर ए बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो तो ए इंटू ए बी सी को वेक्टर ए का दिक् अनुपात होता है। ठीक है, दिक् अनुपात समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। दिक् अनुपात यानी कि वेक्टर ये दिया हुआ है तो उसको ए वेक्टर का अनुपात इतना होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम कोई वेक्टर ए लिए, ठीक है, ए वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 5k, तो इसको डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको शॉर्टकट में लिखते हैं dr पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है,
इसको याद रखना, DR पोस्ट ऑफिस एस से लिखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हो जाता है, तो DR पोस्ट ऑफिस एस हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर है तो हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा 3, 2, 5। डायरेक्शन रेशियो यही होता है, जो कंपोनेंट में रहता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। अगर एक एग्जांपल दे देते हैं बी वेक्टर, तो इसका 5i + 6j + 7k है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 5, 6, 7, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो इतना हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो इतना, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन रेशियो मतलब कि जो नियामक में बिंदु दिया रहेगा वही होता है। अब इसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। दिक् कोसाइन या कोज्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले तो एक वेक्टर लेना पड़ेगा। कोई वेक्टर ए है तो इसका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। तो पहले तो इसको डायरेक्शन अनुपात यानी कि DRS निकाल। एक चीज़ समझ लीजिए, DR पोस्ट ऑफिस रहेगा तो डायरेक्शन अनुपात हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और DC पोस्ट ऑफिस रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये दोनों बात को ध्यान रखना है। तो पहले तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ए इंटू हो जाएगा x1 y1 z1 हो जाएगा। और इसका होता है, हम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्या होगा। थोड़ा सा एक काम करिए, यहाँ x1 नहीं रह दीजिए, आसान रहेगा। ऐसे x1 भी लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ठीक रहता है। तो चलिए इसका हो जाएगा DCS, ठीक है। इसको निकालेंगे तो इसमें होता है cos अल्फ़ा, और I का कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर में, मतलब डायरेक्शन अनुपात ऊपर में हो जाएगा, और फिर हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो x² प्लस y² प्लस z²। और cos बीटा होता है y कंपोनेंट y बट्टे में हो जाएगा, नीचे में सेम हो जाएगा, प्लस y² प्लस z²। और cos गामा हो जाएगा z बट्टे में हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। अब इतना तो आप लोग को पहले ध्यान रखना है कि ये इतना होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन होता है डायरेक्शन रेशियो, ऊपर में लिख देंगे x, उसके बाद पूरा का मैग्नीट्यूड यानी कि होल मतलब कि स्क्वायर के रूट प्लस में करके, इतना पहले याद रखना है। हम इसको प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करते हैं चलिए देख लेते हैं। जगह नहीं है इसलिए पहले हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे प्रूव्ड किया जाए, तो पहले तो हम x एक्सिस ले लेंगे, ये z एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। अब कोई बिंदु हम लेते हैं, ये तो O हो गया, O। कोई बिंदु हम यहाँ P ले लिए, ठीक है, P x y z हो गया। यहाँ ओरिजिन से मिला देंगे, इसको डॉटेड से मिला देते हैं, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है,
ये तो है x, ये y, और यहाँ से और मिला देता हूँ मैं, ठीक है। ये z है, तो आपस में ये तीनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये बिंदु यहाँ नहीं है, ये जेड एच ऐसे नहीं है, जेड एच ऐसे है, तो आपस में तीनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी 90 डिग्री का ही कोण बना रहा है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, ई आपस में कौन है, ई जो अल्फ़ा है और ई कौन है जो बीटा है, और यहाँ से ई जेड के साथ है जो गामा है, ठीक है। बीटा अल्फ़ा गामा, यानी अल्फ़ा बीटा गामा है, ठीक है दोस्तों। इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो और आगे चलते हैं। ये तो ओपी वेक्टर है, यहाँ से ओपी है, ये क्या है, ओपी वेक्टर हुआ कि नहीं, ओ से पी तक है, तो ये तो ओपी वेक्टर हो गया। इतना तक बिल्कुल किसी का कोई समस्या ओपी वेक्टर तक नहीं है। तो चलिए और आगे की ओर चल लेता हूँ मैं। ओपी वेक्टर को इसको हम मान लेंगे आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो लेट किए हैं जो, तो हम लेट किए हैं उसी चीज़ को हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ओपी वेक्टर बराबर आर वेक्टर है, तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इतना तक का किसी का कोई समस्या? जब इतना तक हो गया तो ओपी का मैग्नीट्यूड कर देंगे, यानी कि ओपी का मैग्नीट्यूड बराबर आर का मैग्नीट्यूड, यानी कि आर हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड तो आर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। इतना तक बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। जब ओपी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो ओपी हो जाएगा, और आर का मैग्नीट्यूड आर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ एक चीज़ पता हो गया कि यहाँ आर हो जाएगा, यानी कि इस दूरी हो जाएगा कितना, आर। आर वेक्टर है भले, लेकिन इसका दूरी कितना है, आर है। तो अब हम इधर चलते हैं, कॉस अल्फ़ा में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ओ पी, यहाँ कुछ नाम ले लेते हैं। तो यहाँ कॉस अल्फ़ा से चलते हैं। कॉस अल्फ़ा बराबर, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो इसके लिए क्या होता है, आधार, कर्ण क्या है, ए आर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कर्ण क्या है, ए है। इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ, तो ये तो आधार हो गया। कॉस अल्फ़ा के लिए देखना है, कॉस अल्फ़ा के लिए देखिए तो ये एक्स हो जाएगा आधार, तो आधार तो ऊपर लिख देंगे, एक्स बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण आर है, आर। तो यहाँ एक्स बटे में आर क्या है, आर का मान कितना है, इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर है। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कॉस अल्फ़ा कैसे होता है। अब चलते हैं बीटा के लिए। तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा के लिए यहाँ से यहाँ त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ आधार कौन बन रहा है, आधार बीटा के लिए बाई बन रहा है, तो आधार हो जाएगा बाई, बाई तो ऊपर हो जाएगा, और बटे में इसका कर्ण तो सेम है, तो कर्ण हो जाएगा आर, यानी कि बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब चलते हैं कॉस गामा के लिए। तो कॉस गामा के लिए भी सेम हो जाएगा, ये लंबाई है जो जेड है, तो यहाँ भी ई 90 डिग्री बना रहा है, तो कॉस अल्फ़ा के लिए आधार का काम कौन करेगा, जेड करेगा, ठीक है, और कर्ण सेम ही रहेगा आर। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। इतना तक किसी का कोई समस्या? जैसा कि दिखा देते हैं एक बार, जैसे छोड़िए इसको, फिर से हम बना ही देते हैं। क्योंकि समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऐसे तो याद रहेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन याद रखना चाहिए कि आप भी किसी को समझा सकते हैं। तो जैसे यहाँ हो गया, ये जेड हो गया, एक्स हो गया, वाई होगा, कोई बिंदु पी है, ओरिजिन से मिला दिए, ठीक है। यहाँ पी हो गया एक्स वाई
जेड हो गया। ठीक है, इतना तक तो किसी का कोई समस्या, ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया। ये पी है तो यहाँ से डॉटेड से मिला देंगे, इसकी दूरी तो एक्स है, एक्स एच की दूरी, यहाँ से डॉटेड से मिला देता हूँ मैं। ठीक है, बाई हो गया। यहाँ जेड से मिला देता है, जेड से भी उतना ही डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम इसी को मान लिया क्या, ओपी वेक्टर, और मान लिए हैं आर वेक्टर। तो इसका दूरी निकाल, पहले तो ओपी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर तो बनाने के लिए बताए हैं, तो एक्स आई कैफ हो जाएगा। देखिए ओपी इज इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर भी माने हैं, तो आर वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इतना तक किसी का कोई एतराज समस्या नहीं है। तो ओपी तो हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। तो यहाँ चलेंगे तो ओपी का मैग्नीट्यूड ओपी हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड आर। तो आर बराबर इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, यानी कि आर दूरी हो गया इसका, यानी कि ओपी का दूरी कितना हो गया, आर हो गया। तो जब ओपी का दूरी आर हो गया तो कॉस अल्फ़ा से, यहाँ देखिए एक चीज़ छूट रहा है, यहाँ ये तो अल्फ़ा कौन बनाएगा और ए है जो बीटा बनाएगा, बाई के साथ बीटा बनाएगा और जेड के साथ गामा बनाएगा। तो कॉस अल्फ़ा से चलेंगे तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो इसके लिए तो एक्स आधार का काम कर रहा है और कर्ण का काम कर रहा है आर, तो एक्स बटा आर हो गया। अब उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जब अब बीटा के लिए चलेंगे तो बीटा यानी कि बाई हो गया आधार, कौन जैसे ही देखिए यहाँ से इस त्रिभुज में, तो इसी को ऐसे उलट सकते हैं, यानी कि ऐसे उलटेंगे तो हो जाएगा इस तरह से, ये आर हो जाएगा, ये बाई है और ये क्या हो जाएगा, बीटा हो गया। तो अब तो समझ में आ गया होगा आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो जेड भी सेम उसी तरह उलटेगा, तो जेड भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जेड यहाँ हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये हो जाएगा गामा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में इस पर एग्जाम्पल प्रश्न पूरा सॉल्व करेंगे। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है, इस तरह का कोई डायरेक्शन क्वेश्चन निकाले के रहेगा, डायरेक्शन रेशियो। तो जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।